नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की अर्जी पर सुनवाई चल रही है। अदालत ने केंद्र सरकार को जमकर डांट लगाई है और कहा है कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो आदेश यानी अदालत के आदेश का पालन करे। इसमें नाकाम हुए ऑफिसरों को आप जेल में डालिए या फिर आप पर अवमानना का हम केस करेंगे, उसके लिए आप तैयार रहिए, लेकिन इससे दिल्ली को ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं ना। वो पूरी शिद्दत से जब आप जुटेंगे तभी मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि दिल्ली को आप ऑक्सीजन दीजिए, आप पूरी शिद्दत से जुट जाइए। आप जो अफसर नाकाम रहे हैं उन्हें जेल में डालिए या उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम अवमानना का आप पर केस करेंगे, आपको उसका दोषी ठहराएंगे, फिर कार्रवाई आप पर होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की अर्जी पर सुनवाई के दौरान ये सख्त टिप्पणी आई है। 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली मांग कर रही है और 450 मीट्रिक टन दी जा रही है। तो ऑक्सीजन की सही जानकारी क्यों नहीं है? केंद्र की अर्जी पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसमें सारी बातें सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार से ये भी पूछा है कि आप कितनी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, कितनी ऑक्सीजन आपने आवंटित की है। आपने हाईकोर्ट में कहा कि हमने 700 टन सप्लाई कर दी है, लेकिन दिल्ली सरकार कहती है कि उसको इतना नहीं मिला। तो ये क्यों है? दोनों के बीच इतना विरोधाभास क्यों है? दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ऑक्सीजन को लेकर पिछले 15 दिनों से आमने सामने क्यों हैं? क्यों लड़ाई चल रही है? दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। दिल्ली के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत क्या है या नहीं है, या 450 मीट्रिक टन की जरूरत है, ये तय करना है और ये सारी बातें बतानी है। पूरे देश के लिए ऑक्सीजन का फॉर्मूला बनाया जाए। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ दिल्ली और केंद्र की ये लड़ाई नहीं है, सिर्फ दिल्ली की लड़ाई नहीं है, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है और अब आप पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए एक नीति बनाइए और उस नीति पर चलिए, क्योंकि देश भर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी से वहां पर लोगों की मौत हो रही है और ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत होना ये एक बहुत गंभीर मामला है। नाकाम जो ऑफिसर हैं जिनकी जिम्मेदारी है ऑक्सीजन सप्लाई करवाना या ऑक्सीजन का आवंटन करना, अगर वो नहीं ठीक से अपना काम कर रहे हैं तो उन्हें आप जेल में भेज दीजिए। पूरे देश के लिए ऑक्सीजन का फॉर्मूला आप बनाइए कि पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी और सभी जगह ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार को अब ये तय करना होगा कि वो कैसे ऑक्सीजन के संकट से निपटती है, कैसे ऑक्सीजन के संकट को लेकर वो पूरा एक फॉर्मूला बनाती है, कैसे न सिर्फ दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई तय हो बल्कि ये भी हो कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन दी जाए और वो जो आवंटन किया जाए उसका आधार क्या हो। और इसके अलावा देश भर में ऑक्सीजन की जो कमी की खबरें आ रही हैं, जो ऑक्सीजन की कमी है उस पर भी एक नीति बनाई जाए, एक फॉर्मूला तैयार करके देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित किया जाए। 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ये भी दिल्ली को केंद्र सरकार ने कह दिया है। सिर्फ 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की दिल्ली को जरूरत है। तो दिल्ली सरकार जो बार बार कहती है कि हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, उस पर भी केंद्र सरकार ने ये कह दिया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप ऑक्सीजन जरूर दीजिए, लेकिन 700 मीट्रिक टन सप्लाई का आदेश नहीं दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट का उदाहरण देते हुए और हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कि केंद्र सरकार ने कहा था कि हमें 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई का आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए हमने 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को दी है। तो केंद्र ने यह भी कहा है कि दिल्ली के लिए 700 मीट्रिक टन की जरूरत नहीं है, दिल्ली को 450 मीट्रिक टन की ही जरूरत है। अब देखना यह होगा कि इसमें दिल्ली और केंद्र के बीच किस तरह की सहमति बनती है, क्योंकि दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ये आरोप लगातार केंद्र पर लगाए जाते रहे हैं कि जितनी जरूरत हमें है उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती। केंद्र सरकार ये कहती है कि हम आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपका वितरण ठीक नहीं है, आप उस ऑक्सीजन को ठीक से वितरण नहीं कर पा रहे हैं या ठीक से हमसे ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारी यातायात की कमी है, वाहनों की, संसाधनों की कमी है और उस संसाधनों की कमी के चलते ये सारी परेशानियां यहां पर आती हैं। तो एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 700 मीट्रिक टन की जरूरत दिल्ली को नहीं है।
हम दिल्ली से आगे बढ़ते हैं गुजरात की तरफ, लेकिन कोरोना से जुड़ी हुई ये खबर है। कोरोना काल में एक ऐसी तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई है कि हमें लोगों की सोच पर सोचना पड़ता है। कोरोना के कहर से परेशान है गुजरात, लेकिन अहमदाबाद के सानंद में लोगों की भारी भीड़ घरों से बाहर निकल पड़ी। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मंदिर तक आ पहुंची। धार्मिक समारोह को लेकर ऐसी भीड़ के आगे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना में लापरवाही कोरोना को और नहीं फैलाएगी? क्या पुलिस प्रशासन सो रहा था? इन लोगों को, इन महिलाओं को पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं रोका? क्या धर्म के नाम पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की आज्ञा दे दी जाएगी ऐसे ही? क्योंकि ये तस्वीरें डराती हैं, और ये तस्वीरें इसलिए डराती हैं क्योंकि अहमदाबाद में कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है। वहाँ कोरोना लगातार फैल रहा है। ऐसे में भारी तादाद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए अगर महिलाएं घरों से बाहर निकली हैं तो वो ख़तरनाक हो सकता है और ये कोरोना को बढ़ा सकता है। अहमदाबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि बाद में ये खबर आई कि इस कार्यक्रम के आयोजक को गिरफ्तार किया गया है। आयोजकों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है और गांव के कुछ लोगों को, जैसे सरपंच और गांव के बड़े लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। यानी कि पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और उसने ऐसे आयोजन करने के खिलाफ अब सख्ती दिखाई है। लेकिन ये सख्ती बाद में हुई है। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी जब ये जुलूस निकल रहा था, तब पुलिस ने कुछ नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली कोरोना की जकड़ से स्वतंत्र होने में लगी है, लेकिन यहाँ स्थिति बदलती हुई नहीं दिख रही। नए केस में मामूली सा फर्क यानी कि गिरावट तो हमें दिख रही है, लेकिन ये गिरावट इतनी नहीं है कि इससे हम कोरोना की रफ्तार का रुकना मान लें। दिल्ली को ऐसी तस्वीरों से निजात का इंतजार है। अस्पतालों में बिस्तरों की मारामारी, ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए संघर्ष। कोरोना से दिल्ली की लड़ाई लगातार लंबी हो रही है। आंकड़े भी कभी कम हो जाते हैं तो कभी बढ़ जाते हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,953 नए केस आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 338 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 26.73% हो गई। दिल्ली में रिकवरी दर 91.22% है। मृत्यु दर 1.44% है। तो आंकड़ों के आधार पर यह तय करना मुश्किल है कि दिल्ली में कोरोना का खतरा कम हो रहा है या नहीं। नए केस में मामूली अंतर तो दिख रहा है, लेकिन इनके आधार पर किसी नतीजे तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। बीते 5 दिनों के आंकड़ों पर गौर कीजिए। 30 अप्रैल 27,047 केस, 375 की मौत। 1 मई 25,219 केस, 412 की मौत। 2 मई 20,394 केस, 407 की मौत। 3 मई 18,043 केस, 448 की मौत। 4 मई 19,953 नए केस, 338 की मौत। यानी 5 दिनों में करीब 7,000 केस घटे हैं, लेकिन ये नाकाफी है। लगातार तीसरे हफ्ते के लॉकडाउन के बाद का ये आंकड़ा है। सवाल है कि दिल्ली में लॉकडाउन का यह सिलसिला और आगे कब तक चलेगा। केजरीवाल सरकार ने राहत के कदम तो उठाए हैं, लेकिन कोरोना का यह कहर कब थमेगा कोई नहीं जानता। जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है, उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। कि जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं,
ये बेचारे रोज ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। केजरीवाल सरकार की माने तो दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर है। दिल्ली पहले भी कोरोना से जंग जीतती रही है, लेकिन इस बार चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कोरोना के चलते ममता ने अकेले ही शपथ ली। ठीक 11:15 बजे आज ममता ने मुख्यमंत्री की हैट्रिक लगा दी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो सोचा नहीं गया होगा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच अंत में तनातनी का दौर शुरू हो गया। पहले राज्यपाल ने राजपाट का कानून सही से चलाने की ममता को नसीहत दी, तो ममता ने फौरन उसी तलखी के साथ राज्यपाल को जवाब दिया। पत्रकारों से इस समय बात कर रही हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको कोलकाता। 3 दिन 4 दिन ধরে ডেড বডি পড়ে থাকে, আর আমরা ডেড বডি একটাও ফেলে রাখতে চাই না এবং সমস্ত হসপিটালগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ডেড বডির ব্যাপারে ডিটেলস ইনফরমেশন দেওয়া আছে, তারা যেন প্রয়োজনীয়ভাবে এগিয়ে বাংলাতে টোটালটা দেওয়া আছে নাম্বার, সুতরাং তারা যেন সঙ্গে সঙ্গে এটা আমাদের জানায়। অনেক সময় জানায় না বলে এই প্রবলেমটা হয়, কিন্তু আপনারা জানেন একটা দুটো কেস এদিক ওদিক হয়ে গেলে আমি মিডিয়াকে রিকোয়েস্ট করব যে এটাকে একটা নিউজ ক্রিয়েট করবার জন্য জাস্ট একটা করা, টোটালটা না জেনে এটা না করতে, কারণ প্রত্যেকে আমাদের কাছে সম্মানীয়। আর আফটার ডেথ আমরা যাতে সসম্মানে বাড়ির লোককে রেখে দেখছি। আমরা আজকে যেটা ঠিক করেছি যে আমাদের 2.75 লাখ बोलना चाहिए क्योंकि 1-2 केस ही है। সেখানে যেহেতু বহিরাগতরা অনেক ছিলেন এবং কোভিড ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেছেন, সুতরাং আমরা আশার মেয়েরা, ICDS এর মেয়েরা যেমন কাজ করে তেমনি কোয়াক ডক্টরদেরও হেলথ ভবন থেকে একটা গাইডলাইন্স দেবে, যে গাইডলাইন্সটা তারা হট করে গ্রামের কেউ আক্রান্ত হলে তার কি করা উচিত, তার কি করা উচিত না, সেই ট্রিটমেন্টে তারা প্রথমেই তারা ফার্স্ট ट्रीटमेंट करते हैं। ममता ये भी कह रही है कि काफी लोग जो बाहर से आए हैं, जो बाहरी है, वो लोग आके यहाँ पे कोविड उन्होंने फैला दिया है और लोग ना डरे इससे, क्योंकि जो गाइडलाइंस है लोग वो गाइडलाइंस के मुताबिक ही जाए। 1.5 কোটি ভ্যাকসিন অলরেডি দিয়েছি, 3 কোটি আমরা অলরেডি চেয়েছি, কিন্তু পাচ্ছি যেটা সেটা খুব কম। সেটার মধ্যে প্রায়োরিটি আমরা দেব। ये भी कह रही है कि काफी लोगों को वैक्सीनेट किया गया है और उनको टीका दिया गया है, लगाया गया है, और इसके अलावा 3 करोड़ को वैक्सीन उन्होंने उनकी विनती की है, लेकिन अभी तक वो वैक्सीन स्टेट गवर्नमेंट को अभी तक नहीं मिला है। তার কারণ হচ্ছে তারাই মানুষের সাথে মেশে, বাজার থেকে শুরু করে হকারি যারা করে এই সমস্তগুলোর জন্য। এছাড়াও আমরা এটা তো আছে, তাছাড়াও আমরা কতগুলো সিদ্ধান্ত আমরা গভর্নমেন্ট থেকে নিয়েছি, মানে আমি চিফ সেক্রেটারি, আমার হোম সেক্রেটারি সবাই মিলে মিটিং করে हेल्थ सेक्रेटरी ममता बनर्जी कह रही है कि उन्होंने काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस किए हैं और काफी सारे जैसे सिद्धांत भी लिए हैं और वो सरकार की तरफ से ये सब मॉनिटर कर रहे हैं। আগের বারে ঝড় আমরা থামিয়ে দিয়েছিলাম, এবারে স্ট্রিংটা একটু ইনফেকশন বেশি করছে, সেই জন্য আমাদের ইমিডিয়েট কতগুলো এফেক্টিভ মানে অ্যাকশন নিতে হচ্ছে, পাবলিকের যাতে কোনো রকম প্রবলেম না হয় সেদিকে নজর রেখেই আমরা নিচ্ছি। তবে মাস্কটা আবার সবাইকে বলবো ভালো করে পরার জন্য। ममता बनर्जी कह रही है कि जो लोगों के अच्छे के लिए है वो सब स्टेप सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, और ममता बनर्जी ये अपील कर रही है कि लोगों को अपना मास्क पहनना चाहिए। জিনিস নিয়ে ঘরে ঢুকবেন না, বাজার করে আসার পরে সেগুলোকে ভালো করে গরম জলে ধুয়ে বা যে প্রসিডিওর আছে মেনটেন করে করুন, তাতে অনেকটা কমে যায়। इसके अलावा मुख्यमंत्री ये भी कह रही है कि अगर कोई बाजार जाए और बाजार से वापस घर आए तो जो सैनिटाइजेशन मेजर्स है वो सब मेजर्स की को पालन करना चाहिए।
तो शपथ ग्रहण के फौरन बाद तक तो सब कुछ ठीक था। ममता ने अपनी सरकार की प्राथमिकता बताई, लेकिन राज्यपाल ने जब संविधान की मर्यादा समझाई तो ममता के तेवर भी सख्त हो गए। राज्यपाल के हर सवाल का उन्होंने उसी तलखी में जवाब दिया। We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায়, এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব। তার কারণ 3 মাস এই সেটআপটা আমার ছিল না, সুতরাং অনেক ইনএফিশিয়েন্সি ছিল। সুতরাং বাদবাকিটা আমি অ্যাপিল করব, কেউ যেন কারো প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ না করে। Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt, particularly children and women, relief is accorded on a priority basis. আমি আজকে এক্ষুনি শপথ নিলাম। এর আগে আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে 3 মাস এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। সুতরাং কিছু কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়েছে, এবং বিশেষ করে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেখানে জিতেছে সেখানে অত্যাচার বেশি করছে। Would also expect from the new government a new commitment, a new approach of cooperative federalism. It's a country where we survive only by adherence to constitutional prescriptions. I have every hope the Chief Minister, my younger sister, would rise to the occasion. It is not usual for a person to get a 3rd term in a row, and I am sure she would do it. যে আমি সবাইকে, সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না, এবং আমি নিজেও করি না। আমি প্রত্যেককে বলবো, প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয়, এবং কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব, এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়, আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছপা হব না। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं। 2011 से लेकर 2021 तक के 10 साल के सत्ता के सफर में ममता ने बहुत धूप छांव देखी। 20 मई 2011 को पहली बार वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनकर आई थी। देश की सत्ता में नए समीकरण का उन्होंने एक खाका पेश किया था। दूसरी बार 27 मई 2016 को उन्होंने शपथ ली थी, और आज तीसरी बार शपथ के बाद उन्होंने सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। लेकिन इस बार ममता बनर्जी खुद अपना चुनाव जरूर हार गई। वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी है, लेकिन अपना विधायकी का चुनाव हार गई। उन्हें 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव जीतना होगा। जिस समय ममता बनर्जी शपथ ले रही थी, उसी दौरान जेपी नड्डा कोलकाता में बीजेपी दफ्तर में विरोध के लिए विधायकों के साथ मौजूद थे। विधायकों ने शपथ ली। नड्डा के दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर गए। 2 दिन के दौरे पर हैं, और बंगाल में हिंसा को लेकर प्रदर्शन और विरोध टीएमसी के खिलाफ हो रहा है। बंगाल की विधानसभा में जो जिम्मेवारी हमको दी गई है विपक्ष की भूमिका की, वह विपक्ष की भूमिका हम सब लोग एक अच्छे बंगाल के कार्यकर्ता के रूप में और भारत के नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। जिसकी लड़ाई बंगाल में हमने लड़ी, राजनीतिक हिंसा, तुष्टीकरण, तानाशाही और
जिस तरीके का बॉर्डर स्टेट होने के कारण जो हमारी जिम्मेवारियां हैं जिसको हमको निभाना है, उसको निभाने में हम कतई कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। एक राष्ट्रवादी के नाते बंगाल को मुख्य धारा के साथ पूरी ताकत के साथ विकास की ओर ले चलेंगे। जो ये राजनीतिक हिंसा पिछले 2 दिनों में हुई है, हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होते, लेकिन ध्यान में ये आया कि ममता जी की सरकार जैसे जैसे नतीजे आए हैं वैसे वैसे यहां पर एक तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको देखने को मिला। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबर पश्चिम बंगाल से है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ममता बनर्जी ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा था कि हमारी प्राथमिकता कोरोना से लड़ना है। पश्चिम बंगाल में कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं। अब पश्चिम बंगाल में मॉल, शॉपिंग सेंटर, जिम बंद रहेंगे। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी। ऑफिस में 50% उपस्थिति रहेगी। तो ये बहुत सारी पाबंदियां अब लगा दी गई हैं, बढ़ा दी गई हैं। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। और क्या क्या अब बंद रहेगा इंद्रजीत बंगाल में? जी हाँ सईद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के बाद ये पहला उनका हाई लेवल मीटिंग था जिसमें उन्होंने प्राथमिकता कोविड को दिया। उन्होंने कहा कि कोविड को लेके काफी सारे ऐसे जो डिसीजंस है, स्टेप्स है, वो अनाउंस आज होना था। और उसी संदर्भ में ममता बनर्जी ने ये कहा है कि जितने भी शॉपिंग मॉल्स रहेंगे, जो जिम्स रहेंगे और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे वो बंद रहेगा इस वक्त। उसके साथ साथ जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का डिसीजन पहले से ही अनाउंस किया गया था पिछले हफ्ते कि जितने भी बाजार हैं वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुला रहेगा और शाम को 5 बजे से 7 बजे का समय रहेगा, खुला रहेगा, बाकी समय बंद रहेगा। हालांकि जितने भी ज्वेलरी शॉप्स है, जो गोल्ड ज्वेलरी शॉप्स है, उनको समय दिया गया है दोपहर 12 से 3 बजे तक खुलने का। और उसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है लोकल ट्रेन के आवाजाही पर भी। कल से लोकल ट्रेन सर्विस टेम्पोररीली पश्चिम बंगाल में बंद रहेगा। और जितने भी फ्लाइट है जो पश्चिम बंगाल में आएंगी, वो कोलकाता के नेताजी सुभाष बोस एयरपोर्ट हो या बागडोगरा उत्तरी बंगाल में एयरपोर्ट हो, इन सब एयरपोर्ट में पूरे देश से जो फ्लाइट्स आएंगे हर एक पैसेंजर को RT-PCR टेस्ट कराना ये मैंडेटरी कर दिया गया है। इससे पहले कुछ ही राज्यों से जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब राज्यों से मैंडेटरी था, तेलंगाना से, लेकिन अब सब राज्यों से जहां से भी पैसेंजर्स आएंगे उनको नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लाना पड़ेगा, जो 72 घंटे पहले करवाना है उनको। और रैंडम सैंपल टेस्ट भी एयरपोर्ट में होगा। बहुत धन्यवाद इंद्रजीत इस विस्तृत जानकारी के लिए। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सबसे पहला काम कोरोना पर ये प्रतिबंध लगाए हैं, पाबंदियां बढ़ा दी हैं। देश भर में कोरोना की क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने। मुंबई में सेकेंड वेव के बाद कोविड के केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आ रहे हैं। भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो ये उन लोगों की लाइन है जो आज से ये वैक्सीनेशन के इस अभियान में जुड़ना शुरू हुए हैं। दिल्ली में यूं तो ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए अलग अलग अस्पतालों में ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर जहां अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया। कोरोना हमारे देश में कहर ढा रहा है, लेकिन इलाज के लिए लोग तड़प रहे हैं। न अस्पताल मिल रहा है, न अस्पतालों में बेड, न दवा, न इलाज, न ऑक्सीजन और वैक्सीन। कैसे कोरोना से हम बचेंगे, कैसे कोरोना को हम हराएंगे? वैक्सीन लगाने को लेकर हमारे आज तक के तमाम संवाददाताओं की देश भर से ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर ये उन लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीजन्स हैं और वो जो कि गाड़ियों से ज्यादा उतर के जिनको दिक्कत है चलने फिरने में, उन लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उनके लिए है। गाड़ियों में आप बैठे रहिए, इंतजार आप यहीं करेंगे, साथ साथ वैक्सीनेशन भी आपको गाड़ी में ही लगेगी।
हाँ, आपको गाड़ी के अंदर जब आप ले जाएंगे, यहाँ कोहिनूर का पार्किंग लॉट जो है वहां पर आप गाड़ी में जब जाएंगे तो पार्किंग का चार्ज बस देना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन जब आप लगा के वहां थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन के लिए रहेंगे, उसके बाद आपको वापस घर जा सकते हैं। कहीं उतरने की जरूरत नहीं है। ये है एक सुविधा जो बीएमसी ने शुरू की है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक डिपार्टमेंट को थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो ड्राइव थ्रू है, बड़ी लंबी कतार है। ये मुंबई का आर्टीरियल रोड है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी इंतजार में हैं कि यहाँ पर पूरे दिन भर में तकरीबन 7-8 घंटे जो तकरीबन 2000 डोजेज लगते हैं वैक्सीन के, वो उन्हें लग जाएं और वो यहाँ पर वैक्सीन से सुरक्षित होकर निकल पड़े। कैमरामैन राकेश सालर के साथ विद्या, मुंबई आज तक। मुंबई में सेकेंड वेव के बाद कोविड के केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से आप देख पाएंगे कि ऐसी लंबी लाइन जो है ये वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिखाई देती है। इस वक्त हम दादर में हैं, एक पार्किंग लॉट में ये वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है, जहां पर यह भी फैसिलिटी है कि जो व्हीलचेयर के लोग हैं वो लोग कार में आ सकते हैं, ड्राइव थ्रू कार में बैठे बैठे ही वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो ये सुबह की जो गर्दी है, ये 2 से 3 घंटे में आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो डोजेज हैं, वो दिन के जो डोज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक तरफ बीएमसी के ऊपर ये चैलेंज है कि 18 to 45 इयर्स में जो एज ग्रुप में जो लोग हैं उनको वैक्सीन दे, दूसरा ये कि जो सेकंड डोज पेंडिंग है उनको सेकंड डोज दे। तो इन सारी दिक्कतों में जो वैक्सीन का स्टॉक है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। साल से लेकर 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो ये उन लोगों की लाइन है जो आज से वैक्सीनेशन के इस अभियान में जुड़ना शुरू हुए हैं। लेकिन आपको बताएं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद ज्यादा सुस्त है। कुल 100 लोगों को भोपाल में आज वैक्सीन लगनी है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पहले दिन कुल 104 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं पूरे राज्य में, जिसमें 10,400 लोगों को कोविड वैक्सीन आज लगनी है। लेकिन जो संख्या है लोगों की वैक्सीन लगवाने जो पहुंच रहे हैं वैक्सीन सेंटर्स पे, वो जो स्लॉट है उससे कहीं ज्यादा है और इसीलिए कई लोगों को यहां से निराश होकर के वापस जाना पड़ रहा है। ऐसे ही एक परिवार है हमारे साथ, अमित श्रीवास्तव, जो सुबह से यहां लाइन में लगे थे। इनका कहना है कि इन्हें नंबर भी मिल चुका था वैक्सीन के लिए, रजिस्ट्रेशन इनका पहले हो चुका था। पहले वैक्सीन लगनी थी 1 मई को, लेकिन क्योंकि 1 मई को वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी मध्य प्रदेश में, इसलिए 5 मई से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन आज जब ये यहाँ पहुंचे तो बिना वैक्सीन लिए इन्हें वापस जाना पड़ रहा है। क्या कुछ बताया गया वो हम इनसे बात करते हैं। आप वैक्सीन लगवाने आए थे अंदर, आपसे क्या बात हुई जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर तक पहुंचे? सर, मैं सुबह 6:30 बजे से आ गया हूँ और मुझे ये टोकन नंबर भी दिया गया, मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर देख के। पहला नंबर टोकन दिया गया जब मैं काउंटर पे पहुंचा। 10:30 बजे से इन्होंने प्रक्रिया शुरू करी। उसके बाद कहने लगे कि मेरे पास बस 100 नामों की लिस्ट है, उसमें आपका नाम नहीं है, उसमें आपका नाम नहीं है, आपको नहीं लगेगा। और जितने भी लाइन में लगे, जितने के पास भी रजिस्ट्रेशन है, किसी का नाम नहीं है उनमें, ना वहाँ सेकंड डोज लग रहा है ना वहाँ फर्स्ट डोज लग रहा है। मैंने 1075 पर बात करी, उन्होंने कहा पूरे भोपाल में सिर्फ एक ही सेंटर है, यही नवीन, और यहाँ सिर्फ 100 लोगों को लग रहा है। कैसे आप बाकी लोगों को रजिस्ट्रेशन दे रहे हो? फिर कितने लोग आपके साथ आज फैमिली में आए थे जिनको ये इंजेक्शन लगना था और कब से आप लोग लाइन में लगे हुए थे? सुबह 6:30 बजे से लगा हूँ सर। 4 लोग हैं हम लोग 18+ वाले, जिसमें मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी है। मेरे घर पे कोई, मैं उसे मजबूरी में लेके यहाँ पर आके खड़ा हूँ। उसके बाद मुझे 12 बजे निराश होकर जाना पड़ रहा है, कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन को लेकर जहां अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है, तो वही रूरल के अंदर अगर बात की जाए, क्योंकि ये अहमदाबाद से महज 30 किलोमीटर दूर आया हुआ साणंद का इलाका है, और यहाँ पे अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 18 साल से लेकर जो 44 साल का ड्यूरेशन है, जो एज का दायरा है, वहां पे अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग है उनको वैक्सीन देने का जो काम है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जो 18 से 44 का एज लिमिट है उन लोगों को अभी भी वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। और जो दूसरा डोज है, क्योंकि पहला डोज जो था वो कोविशील्ड का था, तो दूसरा डोज यहाँ पे कोवैक्सीन का आया है, तो जिसकी वजह से दूसरा जो डोज लेने वाले लोग हैं, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको भी फिलहाल दूसरा डोज जो है वो मुहैया नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए वैक्सीनेशन ड्राइव की, तो वैक्सीनेशन ड्राइव में यही जो गांव के एरिया है, जहां पे रूरल इलाकों में वैक्सीन होनी चाहिए और वैक्सीन जो लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि अब कोरोना गांव तक स्प्रेड हो चुका है।
गांव के अंदर ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और गांव के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज रहती है वो फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिल पाती है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा गांव के लोगों को भुगतना पड़ता है। वैसे में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी अभी 18 से लेके 44 तक का शुरू नहीं हो पाया है। लोग यहाँ पे पूछताछ के लिए आते हैं, लेकिन हर बार हर किसी को यही समझाना पड़ता है, क्योंकि एक जो कंफ्यूजन है वो भी लोगों में है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अहमदाबाद के लिए बताया गया था कि अहमदाबाद में वैक्सीन शुरू हो जाएगी 18 से लेके 44 तक, लेकिन अब तक वो वैक्सीन का जो ड्राइव है वो शुरू नहीं हो पाया है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, साणंद, आज तक। बिहार में लॉकडाउन का पहला दिन। बिहार के कई शहरों से हमारे विभिन्न संवाददाताओं की ये रिपोर्ट देखिए कि कोरोना में लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं या नहीं। कई जगह पुलिस को सख्ती भी करनी पड़ी। में 15 मई तक के लिए पूर्णतः लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। हालात बेकाबू हो गए हैं। रोजाना 14,000 से 15,000 मामले सामने आ रहे हैं। कल 100 लोगों की ज़्यादा मौत भी हो गई थी। ऐसे में इस वक्त हम सहरसा में हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जिला प्रशासन इस वक्त शहर में उतर चुका है लॉकडाउन को पूरी तरीके से लागू कराने के लिए, क्योंकि सुबह से हम देख रहे थे कि लॉकडाउन के बावजूद भी सड़कों पे काफ़ी सारे लोग घूम रहे थे, लेकिन अब अभी देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन पूरे दल बल के साथ यहाँ पर शहर में एक तरीके से कह सकते हैं फ्लैग मार्च कर रहा है और लोगों को घर के अंदर रहने की जो है अपील कर रहा है। हमारे साथ सहरसा के डीएम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कौशल जी से। कौशल जी, सुबह से थोड़ा हालात मतलब काबू में नहीं था, लोग सड़कों पे थे, लेकिन किस तरीके से आप लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं लॉकडाउन को? देखिए, जो रेस्ट्रिक्शन लगा है वो 7 से 11 बजे तक जो आवश्यक वस्तुओं की चाहिए तो दुकान खुली थी, तो उस सब दुकान में जो कोई अगर आवश्यक चीज़ खरीदने का था पब्लिक उसमें निकली थी, लेकिन अभी 11 बजे पूरा सभी दुकान बंद हो गया है और जो मूवमेंट भी ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्ट हो गया है। और लगा है आज तो सही हुई है, लेकिन हमको लगता है जनता का सहयोग जैसे पहले मुझे मिला है आगे 10 दिनों तक मिलता रहेगा और हम लोग प्रशासनिक स्तर से भी पूरा तैयार रहेंगे और हम लोग निरंतर हम लोग देखते रहेंगे कि लॉकडाउन का कहीं उल्लंघन ना हो। लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, जो क्योंकि आपदा का नियम के तहत हम लोग लॉकडाउन को उल्लंघन करेगा तो उस पर और जो हमारा आदेश निकला उस उल्लंघन होगा तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी।